गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा। तो आपको अब हम इस वीडियो में चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के बारे में समझाएंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन सब्जेक्ट समझ में आने के लिए इससे पहले हम अपने क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसी से रिलेटेड कुछ पार्ट हम स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे, उसी को आगे थोड़ा इंक्रीज करके समझाया गया। तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाएगी। स्ट्रेट लाइन से आपको समझ में आ रहा है 2 पॉइंट्स को लेकर जो बनता है वो आपकी क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है। क्लियर। डिस्टेंस हमने जब कोऑर्डिनेट पढ़ा था 10th में, तो क्या पढ़ा था, ये एक आपका कोऑर्डिनेट होता था जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट पार्ट जिसमें पॉजिटिव आते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट स्लाइस करते थे प्लस प्लस, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड पॉइंट में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस एंड फोर्थ में प्लस माइनस। इस तरह से जो पॉइंट स्लाइस करते थे, तो उन पॉइंटों को आपने समझा था उस स्ट्रेट कोऑर्डिनेट पॉइंट ज्योमेट्री में कि जो चारों पॉइंट हैं वो किस कोऑर्डिनेट में लाइस करते थे। अब बात आती थी कि 2 पॉइंट्स, उन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, अगर उन पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना होता था तो उसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला बनाया गया था। डिस्टेंस फॉर्मूला आपका था डिस्टेंस फॉर्मूला लेट की इक्वल द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2। 2 पॉइंट हैं आपके। अगर आपको उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो वो डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको आपने समझने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। क्लियर। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपको कोई 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते थे। तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने पर आपको कुछ टर्म्स पता चलते थे। ये पता चलता था कि कुछ यूजफुल पॉइंट्स थे कि अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है तो पॉइंट्स दिए हैं तो वो पॉइंट्स किस टाइप की फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको। लाइक अगर मैं एक यहाँ दे दूँ, ये 4 पॉइंट आपको मैंने बना दिए, इन पॉइंटों को आपने मिलाया तो देखने पर ये जो फील्ड लग रहा है वो एक रेक्टेंगल भी लग रहा है। अगर आपको देखेंगे तो इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्लियर। तो ऐसे कैसे पता चलेगा कि इन फील्डों को आपको कि फील्ड जो बना रहा है वो किस तरह के पॉइंट शो कर रहा है, तो उसको जानने के लिए कुछ यूजफुल पॉइंट हैं जिनको आपको समझना है। समझिए, सम यूजफुल पॉइंट्स। नंबर फर्स्ट, स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दिए हैं, अगर वो स्क्वायर बना रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होगी, स्क्वायर प्रूव दैट द 4 साइड्स आर इक्वल एंड the diagonals are also equal। तो बेटा देखिए, इन पॉइंट्स को, अगर आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं, उनको आपको बताना है कि वो पॉइंट्स किस तरह की फॉर्म या किस तरह का फिगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसके लिए पता होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट्स, चारों पॉइंट मिलकर अगर स्क्वायर बना रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, the 4 points यानी 4 sides are equal, यानी यहाँ पे 4 साइड हैं A B C D। इन चारों साइड को आप निकालेंगे, A B की डिस्टेंस इट्स लाइक A B C और ये D। आप A B की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, B C निकालेंगे, C D निकालेंगे एंड A D। चारों साइड जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। एंड डायगोनल मींस ये कोई डायगोनल है, आप इस डायगोनल को निकालेंगे AC एंड BD। अगर ये डायगोनल भी आपस में इक्वल है तो फिगर आपका जो कहलाएगा वो कैसा कहलाएगा, आपका एक स्क्वायर कहलाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है आपका रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या है,
प्रूव दैट द फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। क्लियर बेटा? रोम्बस और स्क्वायर, रोम्बस एक कैसा फिगर है? 2D फिगर। आप दिखाएंगे अगर उसको, सॉरी, रोम्बस 3D फिगर और एक स्क्वायर देखा तो वो कैसा है? 2D फिगर है। तो दूसरी बात, रोम्बस और स्क्वायर में अगर डिफरेंस निकालना है तो क्या है? रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट यहाँ जब डायगोनल की बात आती है तो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते। क्लियर बात? इसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जब बात करते हैं उसमें तो क्या आता है आपका? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर? यानी अगर रेक्टेंगल की बात की जाए तो रेक्टेंगल में क्या होता है? उसकी जो अपोजिट साइड यानी AB की साइड, AB के सामने वाली CD अपोजिट साइड है, एंड AD के जस्ट अपोजिट साइड आपकी BC, इन दोनों साइड आपस में कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, एंड उसके डायगोनल भी कैसे होनी चाहिए? आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो फिगर कैसा कहलाएगा? आपका रेक्टेंगल कहलाएगा। सेम ऐसे अगर हम फोर्थ पॉइंट आप देखें, इस फोर्थ पॉइंट को पैरेललोग्राम, prove that opposite sides are equal and diagonals are not equal। क्लियर? यही चीज थी, हमने पढ़ा था उसके अंदर 10th में। इसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट आता था आपका 3 पॉइंट्स के लिए। यहां तक आप इसे नोट करें, इसके आगे के बारे में हम समझेंगे। देखिए बेटा, आपका फिफ्थ पॉइंट है आपका बेटा फॉर 3 साइड्स। अब तक आपकी 4 साइड्स की बात की, 4 साइड्स की बात हो रही थी, अब 3 पॉइंट्स, फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर prove that the sum of the distance between 2 pairs of points is equal to the third pair of points। क्लियर बेटा? अगर 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर लाइज करना। जब 3 पॉइंट्स की बात आती है तो 3 पॉइंट्स मिलके क्या बनाते हैं? आपको ट्राइंगल। अगर वो ट्राइंगल नहीं बना रहे तो इसका मतलब वो कैसे हो रहे हैं? कोलिनियर हैं। कोलिनियर हैं तो कैसा होगा? आपको मान लिया ये 3 पॉइंट से आपका एक स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, A, B और C। A के पॉइंट ले लिया मैंने x1 y1, B का पॉइंट x2 y2 एंड x3 y3। 3 पॉइंट है तो आपने क्या किया? 2 पॉइंटों को मिला के डिस्टेंस निकाली। तो पहली डिस्टेंस क्या निकलेगी? AB, फिर आपने दूसरी डिस्टेंस निकाली BC और तीसरी निकाली आपने AC। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC आता है, 2 साइड्स की डिस्टेंस का सम तीसरी साइड की डिस्टेंस के इक्वल आता है, तो पॉइंट्स कैसे कहलाते हैं? आपके कोलिनियर कहलाते हैं। क्लियर बेटा? वहां तक बात समझ में आई? अगर कोलिनियर नहीं है तो आपको इसका मतलब ट्रायंगल बना रहे होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो किस तरह से निकाला जाएगा? द एरिया
of a triangle, the coordinates of whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is the absolute value of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. If points are collinear, then area of triangle इक्वल टू 0. क्लियर बेटा? अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं, अगर वो आपके कोलिनियर नहीं है, मान लिया कोलिनियर नहीं है, तो वो एक ट्रायंगल बना रहे हैं. इस तरह से एक ट्रायंगल बनाया 3 पॉइंट्स ने मिलकर, एक ए, बी और ये सी. ए क्या है आपका x1 y1 पॉइंट, बी पॉइंट है आपका x2 y2 एंड सी पॉइंट आपका x3 y3. अगर ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल बना रहे हैं, उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है. अब तक क्या था, डिस्टेंस की फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकालते थे तो रेक्टेंगल बन जाता था. रेक्टेंगल को आप दिखा देते थे, रेक्टेंगल का एरिया निकाल देते, हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लेते थे. अगर वो पॉइंट्स ना देकर और डिस्टेंस नहीं दे रखा इसकी ए बी की डिस्टेंस, बी सी और ए सी, इनके आपको डिस्टेंस ना देके इनके पॉइंट्स दे दें, मीन्स वर्टेक्स आपको दी हुई हो, तब आपको उसका एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आप इसे इस फॉर्म में लिखिए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1. क्लियर? आपने x1 को लिखा, इसके सामने की रो कॉलम छुपाई, क्या आएगा y2 माइनस y3, फिर माइनस x2 ले लिया आपने, प्लस माइनस प्लस, इसको लिया तो आपने क्या बना आपका y1 माइनस y3 प्लस x3 को लिया देन y1 माइनस y2, माइनस कॉमन लिया देन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 माइनस y2. तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर ट्रायंगल की हेल्प से ही आपको बताना हो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो अभी आपको मैंने बताया था 3 पॉइंट्स हैं. अगर वो ट्रायंगल बना रहे हैं, ट्रायंगल नहीं बना रहे तो इसका मतलब वो कोलिनियर है. कोलिनियर है तो उसका मतलब उसका ट्रायंगल नहीं बनना, ट्रायंगल नहीं बना तो क्या होगा, उसका एरिया कैसा होगा 0. मीन्स इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा. क्लियर बेटा? यहां तक नोट करें आप इसको. चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका हम सेक्शन फॉर्मूला. नेक्स्ट है आपका सेक्शन फॉर्मूला. ये टॉपिक भी हमने अपने 10th में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूले में क्या कहा जाता है, लिखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P which, इसकी डिफाइन लिख लेते हैं, which divides the line segment joining the points A पॉइंट आपका कोई x1, y1 and B
x2, y2। इंटरनली दो टाइप से आपको अब तक आपने 10th में बहुत से बच्चों ने इंटरनली एक्सटर्नली पढ़ा था, मगर कुछ बच्चों ने एक्सटर्नली के बारे में नहीं पढ़ा, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। इंटरनली इन द रेशियो m/n r। क्लियर बेटा? द कोऑर्डिनेट एक कोई है पॉइंट, मान लिया एक डिस्टेंस थी आपको, ये a पॉइंट था और ये b पॉइंट था। इस तरह से कोई पॉइंट्स जाकर किसी रेशियो में डिवाइड हो रहे थे, m और n रेशियो में। ये पॉइंट आपको P निकालना होगा, तो इस पॉइंट P को निकालना है, तो वो किस तरह निकालेंगे? सेक्शन फॉर्मूला होता है आप उसका mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। किसके लिए? फॉर इंटरनली। क्लियर बेटा? अगर सेक्शन फॉर्मूला आपसे कहा है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसने कहा कि ये लाइन में एक P पॉइंट है जो इसको इंटरनली m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तब आप उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे ये। अगर यही का आपसे कह दिया जाए कि फॉर एक्सटर्नली लगा रहा है वो, जब एक्सटर्नली पॉइंट लगाया जाता है तो क्या आता है? mx2 माइनस nx2, m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इंटरनली मतलब अंदर की तरफ से कोई इसको रेशियो में डिवाइड किया गया हो। एक्सटर्नली मतलब बाहर से कोई एक पॉइंट लिया जो इसको एक्सटर्नली कट कर रहा था। एक्सटर्नली कट कर रहा था तो उसके लिए क्या लगाएंगे हम? m माइनस n। क्लियर बेटा? यहां तक आपको समझ में आया? आगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर बेटा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट मतलब यानी दोनों सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी निकलता है, वो किससे निकलता है? सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। मिड पॉइंट मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, यानी सेम रेशियो में डिवाइड करना, यानी 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। अगर आप इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से देखेंगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए आप m के पे 1 रख दीजिए, n के 1 इंटू x2, 1 इंटू x1, देन x1 प्लस x2 अपॉन 2, एंड सेम y के साथ कंडीशन होती है। यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पार्ट किसका होता है? सेक्शन फॉर्मूला का, बट जो रेशियो होता है उसके लिए वो क्या होता है? 1:1 का रेशियो होता है। क्लियर बेटा? तो आप इसे नोट करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंट्रॉइड। नाम सुना सुना लग रहा है आपको? 10th में हमने सेंट्रॉइड के बारे में पढ़ा था आप सबने। देखिए होता क्या है सेंट्रॉइड। ये ट्राइंगल है आपका, मैंने एक ट्राइंगल बनाया आपको। इस ट्राइंगल पे A B C। क्लियर बेटा? इस ट्राइंगल पे मैंने एक मीडियन डाली D, A से B C पर। एक मैंने यहां से ट्राइंगल पे D डाली B E, और एक मैंने ये डाला आपका F। क्लियर बेटा? तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट्स आपका क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड। क्लियर बेटा? ठीक है, तो इसकी डिफाइन लिखिए। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड of the triangle whose vertex are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 are x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y3 upon 3। चलिए बेटा, तो याद रखिए सेंट्रॉइड भी जो है वो एक सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट है। कैसे? आपको पता है ये मैंने मीडियन डाली है। क्लियर? मीडियन जो होती है आपको सबको पता होना चाहिए, कोई मीडियन किसी लाइन को अगर ब्रेक करती है तो वो 2:1 में ब्रेक करती है, यानी 2:1।
क्लियर? अगर मैं आपको इसका सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से बताऊं तो कैसे देखिए, समझिए। लेट किया, लेट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। डी किसका है? बी और सी का मिड पॉइंट है, तो डी के पॉइंट निकलेंगे तो क्या निकलेगा? x2 प्लस x3 अपॉन 3, सॉरी 2, y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। O डिवाइड लाइन AD इन 2:1। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, जब आपने सेक्शन फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो क्या निकलेगा? M1 2 इंटू x2 यानी OD प्लस M2 x1 यानी OA अपॉन 2 प्लस 1, M1 x2 लेंगे यहां से प्लस 1 इंटू OA अपॉन 2 प्लस 1। इट मीन्स M OD कितना पॉइंट आया आपका? x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। 2 से ये 2 कैंसिल आउट, क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो समझ में आया? तो सेंट्रॉइड निकाला जाता है तो वो किस तरह से निकाला जाता है? मीडियन के पॉइंट्स को, यानी एक मीडियन यानी किसी लाइन पर डल रही है तो वो उसको हमेशा 2:1 में डिवाइड करती है, तो सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? इसे आप समझिए यहां तक, आगे चलते हैं हम उसको। तो देखिए बेटा, अब तक जो हमने सबने पढ़ा, आप सबको मैंने पढ़ाया, वो जो पार्ट था वो हमारा सब 10th का था, जिसमें हमने 10th में इन सब पार्ट्स के बारे में स्टडी करी थी। अब आता है इसमें थोड़ा सा इसको हम बढ़ाते हैं। अब अगर हम इस पॉइंट्स को, हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो लाइन बन रही है, लाइन किसी ना किसी एंगल पे बन रही होगी, तो वो एंगल को हम जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लोप। तो वो स्लोप अगर निकालना है, स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं ऑफ अ लाइन। क्लियर? तो इसकी स्लोप निकालनी है तो क्या लिखेंगे? द स्लोप ऑफ अ लाइन इज जनरली डिनोटेड बाय m। ठीक है बेटा, स्लोप को हम जनरली नोट करते हैं, वो किससे करते हैं? हम m से, और m निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या इसको हम m इक्वल टू tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। इट मीन्स अगर किसी लाइन को कहा कि x एक्सिस पर 30 डिग्री एंगल पर मूव कर रही है, उसकी स्लोप निकालनी है, तो m इक्वल टू tan 30, तो उससे आप उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। अगर स्लोप ना देकर पॉइंट्स दिए कि एक पॉइंट है A इतना एंड B पॉइंट है इतना, उन दोनों के बीच की आप स्लोप बताइए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी हेल्प से आप किसी भी पॉइंट्स की स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा? स्लोप की हेल्प से आगे हम तो समझते हैं कंडीशन, स्लोप ऑफ अ लाइन इन टर्म्स ऑफ coordinates of any 2 points। सेम आपको बता चुका हूं मैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। इसके आगे एंगल बिटवीन 2 पॉइंट्स या 2 लाइंस के बीच के आपको एंगल निकालना है, निकालेंगे tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1
अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी दो लाइन बनाई है आपने, दो पॉइंट्सों को, उन लाइन की इक्वेशन दी हुई थी, आपको उससे पहले वाले की पॉइंट निकाल दिया, उससे स्लोप निकाल ली, दूसरे वाले पॉइंट्स की स्लोप निकाल ली, तो उन लाइन से इसकी स्लोप मिल गई, उन स्लोप के बीच का आपको एंगल निकालना है, तो किस तरह से निकाल लेंगे? मान लिया एक पॉइंट थे, आपका ए पॉइंट था x1, y1, यहां से आपने एक बी पॉइंट दिया x2, y2, इस तरह से एक सी पॉइंट था यहां पर x3, y3, और यहां पर डी पॉइंट था x4, y4। तो आपने इसके बीच की स्लोप निकाली, वो कितनी आई? m1, इसके बीच की स्लोप निकाली आपने m2। तो ये जिस एंगल पे आके इंटरसेक्ट कर रही थी वो एंगल क्या था आपका? थीटा। अगोस्ट एंगल थीटा को फाइंड आउट करना है। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू होता है। क्लियर? कुछ कंडीशन है इसकी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ लाइन। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगा? यानी ये दो लाइन आपस में, एक ये लाइन और एक लाइन, अगर इस तरह से लाइन एक ए दे रखी है और एक बी दे रखी है, उसके पॉइंट x1, y1 है, इसका पॉइंट x2, y2 है, दूसरी लाइन सी और डी दे रखी है x3, y3 एंड x4, y4 अगर हैं तो इसकी स्लोप निकालोगे आप m1 और इसकी स्लोप निकालोगे m2। अगर वो दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या होगी? स्लोप ऑफ m1 यानी स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ CD, यानी m1 इक्वल टू कैसा होगा? m2 के इक्वल होगा। एंड एंगल बिटवीन कैसा होगा उनके बीच में? एंगल बिटवीन लाइंस इज 0 डिग्री। कैसा एंगल होगा? 0 डिग्री का। नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर रेटिंग ऑफ टू लाइंस। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? पहले वाले की स्लोप और दूसरे वाले की स्लोप का इनटू -1 के इक्वल होता है। एंड एंगल बिटवीन लाइंस 90 डिग्री। तो यानी दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल जब निकालना हो तो कितने का बनेगा? आपका 90 डिग्री का एंगल। यानी दो लाइन इस तरह से आपकी परपेंडिकुलर, एक लाइन ए बी जा रही थी, इसका पॉइंट आपका x1, y1 ए के, और बी के पॉइंट x2, y2। तो आपने इसकी लाइन की बीच स्लोप निकाली, इसके ऊपर इस लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर CD, तो यानी परपेंडिकुलर डल रही है, तो इसका मतलब उसकी स्लोप निकाल ली। दोनों की स्लोप का इनटू अगर -1 के इक्वल आता है तो वो लाइन कैसी होंगी? आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो बेटा आपको यहां तक हमने समझाया, तो इसकी हेल्प से हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 के बारे में समझेंगे। यहां पर कुछ 10th क्लास के फॉर्मूले यूज होंगे, कुछ ये आपको एक स्लोप कंडीशन समझाएंगे, इसके ऊपर इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चनों को हम समझेंगे। तो बेटा यहां तक मेरी वीडियो को देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।